नमस्कार। देवभूमि के दंगल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ यश शुक्ला और देवभूमि के दंगल में बात करेंगे निकाय चुनाव में देरी, स्मार्ट सिटी में हेरा फेरी। उत्तराखंड में निकाय चुनाव को लेकर मचा सियासी बवाल थमने का नाम नहीं ले रहा है। विपक्ष का आरोप है कि सरकार निकाय चुनाव नहीं कराना चाहती है। हार के डर से सरकार बार बार निकाय चुनाव को टाल रही है। विपक्ष के इन आरोपों के बीच थामे सरकार ने प्रवर समिति का कार्यकाल 1 माह के लिए और बढ़ा दिया है। बता दें कि उत्तराखंड उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम 1959 संशोधन विधेयक के लिए विधानसभा में प्रवर समिति गठित की गई थी। विधेयक में नगर निकायों में ओबीसी आरक्षण का परीक्षण कर समिति को विधानसभा अध्यक्ष को 1 माह में रिपोर्ट सौंपनी थी, लेकिन अब तक ओबीसी आरक्षण को लेकर स्थिति स्पष्ट न होने से प्रवर समिति के कार्यकाल को बढ़ाया गया है। वहीं विपक्ष का आरोप है कि सरकार जानबूझकर निकाय चुनाव को टालने के लिए ऐसा निर्णय ले रही है। हालांकि सरकार विपक्ष के इन आरोपों का खंडन कर निकाय चुनाव के लिए पूरी तरह से तैयार होने का दावा कर रही है। वहीं निकाय चुनाव पर मचे सियासी घमासान के बीच बीजेपी विधायक विनोद चमोली ने अपनी ही सरकार के अधिकारियों पर गंभीर आरोप लगाए हैं। विनोद चमोली का कहना है कि स्मार्ट सिटी की जो डीपीआर अधिकारियों को दी गई थी वह पूरी तरह से बदल दी गई है। इसका खामियाजा जनता को भुगतना पड़ रहा है। शीशमबाड़ा में सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट प्लांट जैसे महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट की स्थिति आज ठीक से प्रबंधन नहीं होने के कारण बदहाल है। बता दें कि स्मार्ट सिटी के कार्यों पर लगातार सवाल उठते रहे हैं। बरसात के दौरान इन कार्यों की जमकर पोल खुलती है। वहीं पार्टी के विधायक ही अधिकारियों पर डीपीआर चेंज करने का आरोप लगा रहे हैं, जिस पर सियासत शुरू हो गई है। सवाल यह है कि आखिर क्यों निकाय चुनाव को लेकर सरकार अब तक स्थिति स्पष्ट नहीं कर पाई है। आखिर क्यों अधिकारियों ने केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी परियोजना की डीपीआर से छेड़छाड़ की है। आज चर्चा करेंगे इस मुद्दे पर उससे पहले रिपोर्ट। उत्तराखंड में निकाय चुनाव कब होंगे, इस पर सस्पेंस अब तक बरकरार है। विपक्ष लगातार निकाय चुनाव कराने की सरकार से मांग कर रहा है, लेकिन अब तक सरकार विपक्ष की इस मांग को पूरा नहीं कर पाई है। इस बीच सरकार ने प्रवर समिति का कार्यकाल 1 माह और बढ़ाकर निकाय चुनाव पर छाई धुंध और गहरी कर दी है। बता दें कि विधानसभा अध्यक्ष ने प्रदेश के नगर निकायों में ओबीसी आरक्षण के परीक्षण के लिए गठित प्रवर समिति का कार्यकाल 1 महीना और बढ़ा दिया है, जिस पर विपक्ष की ओर से सवाल खड़े किए जा रहे हैं। साथ ही सरकार पर निकाय चुनाव से भागने का आरोप भी लगाया जा रहा है। अभी ऐसा था कि जो ओबीसी को लेकर के जो चिंताएं बढ़ रही थी, उस चिंता को दूर करने का कि किसको ओबीसी माना जाए, जो बाहरी राज्यों से भी यहाँ पर ओबीसी माना जाता है या उसको माना जाए नहीं माना जाए, चाहे वो उत्तर प्रदेश से हो, चाहे बिहार हो, चाहे दिल्ली हो, चाहे अन्य प्रदेशों से, क्योंकि ओबीसी एक ही राज्य का माना जाएगा। जो हिमाचल का ओबीसी हो यहाँ नहीं माना जाएगा, इसलिए इसमें गहन चिंतन की आवश्यकता है और एक बैठक। इसीलिए तो हम इसे साम दाम दंड भेद की सरकार कहते हैं, क्योंकि इनकी मंशा ही नहीं है निकाय चुनाव कराने की। कभी कोई बहाना दिया जा रहा है, हाईकोर्ट लगातार फटकार लगा रहा है। 1 साल से यहाँ निकाय चुनाव प्रस्तावित हैं, डबल इंजन और प्रचंड बहुमत निर्णय नहीं ले पा रहे हैं और हर कोशिश की जा रही है चुनावों को पीछे धकेलने की, क्योंकि प्रदेश में इनके अनुकूल वातावरण नहीं है। इनको पता है कि अगर आज की तारीख में चुनाव हो गए तो इनके पैरों से जमीन खिसक जाएगी, सुपड़ा इनका साफ हो जाएगा। इसलिए ये कभी 4 धाम यात्रा का बहाना बना रहे हैं हाईकोर्ट के सामने, कभी आपदा का बहाना बना रहे हैं, तो कभी लोकसभा चुनाव का बहाना बना रहे हैं और लगातार पीछे धकेल रहे हैं। और ये चाह रहे हैं कि प्रवर समिति में सब कुछ इनकी चले। विपक्षी दल के नेताओं को शामिल ही क्यों किया आपने प्रवर समिति में? और लगातार जो मुख्य सचिव हैं वो टाइम बढ़ाती चली जा रही हैं। प्रवर समिति का एक समय सीमा होनी चाहिए, एक टारगेट डेट होनी चाहिए और तब तक इनको निर्णय लेना चाहिए। आप महीने भर में 1 या 2 बैठक कर रहे हैं, पूरे प्रदेश की जनता टकटकी लगाकर आपकी ओर देख रही है कि कब निकाय चुनाव होंगे। देखिए, आप जानते हैं कि प्रवर समिति की लगातार हमने 3 बैठकें की हैं और जो भी हमारी अंतिम तीसरी बैठक हुई थी उसमें समिति ने ही तय किया है कि जो हमारा चुनाव ड्यू है नगर निकायों का, उसको हम 2011 की जनगणना के आधार पे ही कराएंगे। और आप भी ये भी जानते हैं कि 2011 की जनगणना के आधार पे 2018 का निकाय चुनाव हुआ था। ठीक उसी पैटर्न पे 2018 के
पैटर्न पे हमारा ये चुनाव भी अब ये जो प्रवर समिति ने कहा है वो हम कराएंगे। आपको बता दें कि गैरसैंण के विधानसभा सत्र में उत्तराखंड विधेयक 2024 के ओबीसी आरक्षण पर प्रवर समिति का गठन किया गया था। संसदीय कार्य मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल की अध्यक्षता में पक्ष विपक्ष कर 6 विधायक प्रवर समिति के अध्यक्ष बनाए गए थे। समिति की बैठक में 2011 की जनगणना के आधार पर निकाय चुनाव कराने का फैसला भी लिया गया था। वहीं प्रेमचंद अग्रवाल का कहना है कि 10 नवंबर को निकाय चुनाव का कार्यक्रम हाईकोर्ट में पेश किया जाएगा। इस बीच भाजपा के ही विधायक विनोद चमोली ने अधिकारियों पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उनका कहना है कि स्मार्ट सिटी की जो डीपीआर अधिकारियों को दी गई थी वे पूरी तरह से बदल दी गई। इसका खामियाजा जनता को भुगतना पड़ सकता है। वहीं विधायक के इस बयान ने विपक्ष को लगे हाथ एक और हमले करने का मौका दे दिया है। नहीं, बिल्कुल नहीं। देखिए, अधिकारी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। ये हो सकता है थोड़ा अधिकारियों का अपना अपना कार्य करने का स्टाइल होता है, शैली होती है, तो थोड़ी समय लगता है चीज़ों को समझने में, लेकिन अधिकारी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। और नगर निगम में तो मैं कहूँ आपको कि बंसल जी बहुत बेहतर काम कर रहे हैं। लेकर के कांग्रेस पार्टी लगातार कह रही है कि वो स्मार्ट सिटी कहाँ है, जिसकी बात सरकार कर रही है। धरातल पे तो शहर बद से बदतर नजर आ रहा है और जो अव्यवस्थाएं स्मार्ट सिटी के नाम पे राजधानी देहरादून की जनता ने झेली वो अलग से, और बाहर से आने वाले सैलानी भी, श्रद्धालु भी, आने वाले अन्य लोग भी ढूंढ रहे हैं कि वो स्मार्ट सिटी कहाँ है। टॉर्च से भी कहीं दिखाई नहीं दे रही। जनता की गाड़ी कमाई स्मार्ट सिटी के नाम पे लुटाई गई, वो खर्च कहाँ हुई उसका कुछ अता पता नहीं है। हम लगातार कह रहे हैं स्मार्ट सिटी भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गया और विपक्ष के आरोपों पर तो सरकार ध्यान ही नहीं दे रही थी। अब भाजपा के पूर्व मेयर और वर्तमान विधायक पत्र लिखे कह रहे हैं कि डीपीआर के साथ बड़ी छेड़छाड़ हुई है। पूर्व में इनके नगर निगम के मेयर भी कह चुके हैं कि स्मार्ट सिटी में भ्रष्टाचार ही भ्रष्टाचार है। राजपुर के विधायक मुख्यमंत्री को पत्र लिख चुके हैं। अब किस बात का इंतजार कर रही है प्रदेश सरकार? आखिर जो है भ्रष्टाचारियों को किसका संरक्षण है और किसके संरक्षण में भ्रष्टाचार की जांच नहीं हो रही है, ये प्रदेश की जनता को और राजधानी की जनता को जानने का हक है। स्मार्ट सिटी निश्चित तौर पर भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ा है। देखो, ऐसा है, स्मार्ट सिटी के जो काम शुरू हुआ था तब से लेकर के उत्तराखंड क्रांति दल एक क्षेत्रीय दल होने के नाते इनके विकास कार्यों पर बार बार सवाल उठाते रही है। अब आलम ये है कि जब हमारी बात नहीं सुन करके वो काम रुके पड़े हैं तो निस्संदेह बीजेपी के जो विधायक हैं वो भी सवाल उठाएंगे, और जो काम खराब हो रहा तो उसमें सवाल उठाना वाजिब है। पर हमें तो इस बात का अच्छा लग रहा है कि कम से कम बीजेपी के कुछ विधायक इन बातों के ऊपर बात तो उठा रहे हैं। नहीं तो क्षेत्रीय दल होने के नाते हम हर क्षण में उनके साथ इनको रोकने की, इनको सही दिशा निर्देश बताने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन बीजेपी सरकार, खासतौर पर दामे सरकार के जो है इसमें कोई एक्शन नहीं ले रही है। कुल मिलाकर प्रदेश के 100 नगर निकायों का 5 वर्ष का कार्यकाल पिछले साल 2 दिसंबर को खत्म होने के बाद सरकार ने इन्हें प्रशासकों के हवाले करने के करीब 1 साल भी निकाय चुनाव की स्थिति को साफ नहीं किया है, जिससे सरकार की मंशा पर सवाल उठ रहे हैं। हालांकि सरकार चुनाव के लिए पूरी तरह से तैयार होने का दावा तो कर रही है, लेकिन समय पर चुनाव न करा पाने भी सरकार की ही विफलता को दर्शाता है। ऐसे में सवाल ये है कि आखिर क्यों सरकार निकाय चुनाव को टाल रही है? क्या सरकार केदारनाथ उपचुनाव के बाद ही निकाय चुनाव पर मंथन करेगी? आखिर वो कौन से अधिकारी हैं जो अपनी मर्जी से डीपीआर को बदल रहे हैं? उत्तराखंड डेस्क रिपोर्ट। जी हाँ, तो नगर निकाय चुनाव को लेकर एक बार फिर से चर्चाएं तेज हो गई हैं। प्रशासकों का कार्यकाल को 1 महीने के लिए और बढ़ा दिया गया है, जिसकी वजह से विपक्ष कई सवाल खड़े कर रहा है। लगातार विपक्ष का ये कहना रहा है कि सत्ता पक्ष की मंशा नहीं है कि वो निकाय चुनाव कराए, हार के डर की वजह से निकाय चुनाव में देरी हो रही है। और अब ये भी कहा जा रहा है कि केदारनाथ उपचुनाव के बाद ही शायद निकाय चुनाव होंगे, लेकिन सवाल ये है कि आखिर सरकार निकाय चुनाव क्यों नहीं करा रही है? साल भर से ज़्यादा का वक्त अब होने वाला है, उसके बावजूद भी अगर निकाय चुनाव नहीं होंगे तो ये कहीं ना कहीं संवैधानिक प्रक्रिया को एक तरीके से रोकने का काम किया जा रहा है। साथ ही साथ हम बात करें स्मार्ट सिटी की, तो स्मार्ट सिटी के दावों की भी पोल समय समय पर खुलती रही है और विधायक बीजेपी के ही उन्होंने भी सवाल खड़े किए हैं, डीपीआर बदलने का आरोप लगाया है। इन तमाम मुद्दों पर बातचीत करेंगे। मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे आपका परिचय करा देते हैं। संजीव वर्मा जी, प्रदेश प्रवक्ता बीजेपी, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। गिरिराज किशोर हिंदवान, प्रदेश प्रवक्ता
कांग्रेस से हमारे साथ जुड़ चुके हैं पीसी थपलियाल जी, वरिष्ठ नेता यूकेडी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, दीपक मलिक समाज सेवी हैं हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। शुरुआत संजीव वर्मा जी से करते हैं। संजीव जी, बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है यह जानना, साल भर होने को आ रहा है, निकाय चुनाव नहीं हो रहे हैं और लगातार ये कहा जा रहा है कि सरकार प्रतिबद्ध है, कटिबद्ध है चुनाव कराने को लेकर, लेकिन जब इतनी देरी हो रही है तो लाजमी है कि लोग आपसे पूछेंगे कि आखिर निकाय चुनाव क्यों नहीं हो रहा। आप प्रशासकों का कार्यकाल पे कार्यकाल बढ़ाते चले जा रहे हैं, अब 1 महीने का कार्यकाल और बढ़ा दिया गया है। प्रेमचंद अग्रवाल जी अक्सर मीडिया के सामने आते और अक्सर यही कहते नहीं हम जल्द ही चुनाव करा रहे हैं, लेकिन तारीख अभी तक तय नहीं हो पाई है। तो हम मान के चलें अब केदारनाथ उपचुनाव के बाद ही चुनाव होंगे। देखिए, भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से तैयार है चुनाव कराने के लिए और अभी जो एक ओबीसी के निर्धारण के लिए कमेटी बनाई गई थी जस्टिस वर्मा की अध्यक्षता में, उन्होंने अपनी सप्लीमेंट्री रिपोर्ट सरकार को सौंप दी है। अब सरकार उसका अध्ययन कर रही है और अध्ययन करने के पश्चात जैसे ही उसका अध्ययन कंप्लीट हो जाता है, सरकार चुनाव की जो प्रक्रिया है उसको पूरी तरह से आरंभ कर देगी और बहुत शीघ्र से शीघ्र पूरे प्रदेश भर में निकाय के चुनाव होने जा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी हम संजीव जी होने तो जा रहे हैं, लेकिन कब? देखिए, मैंने कहा प्रवर समिति की जो रिपोर्ट है, प्रवर समिति की रिपोर्ट का सरकार अध्ययन कर रही है और सरकार जैसे ही रिपोर्ट का अध्ययन करके उसके तुरंत बाद में उसके ऊपर जो भी डिसीजन आता है तो उसके मैं सोचता हूँ इंस्टेंटली ही उसके बाद जो भी हमारी चुनाव संबंधित जो भी प्रक्रिया होती है उसको सरकार पूरी गंभीरता से उसके ऊपर मनन भी कर रही है, उसके ऊपर काम भी लगातार चल रहा है और बहुत ही शीघ्र अतिशीघ्र जैसे ये हमारा काम कंप्लीट होता है जो भी चुनाव की प्रक्रिया है उसको आरंभ कर दिया जाएगा। और देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने हमारे जितने भी निकाय थे उन सभी में एक बहुत बेहतरीन काम किया है, जनता को संतुष्ट करने का काम किया है। आज प्रदेश में हमारी सरकार डबल इंजन की सरकार चल रही है, शानदार हम लोग काम कर रहे हैं, ग्राउंड जीरो पर काम कर रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी हर विधानसभा क्षेत्र में, हर जिले में अपना प्रवास किए हुए हैं, वहाँ जन समस्याओं को सुन रहे हैं और जनता की अपेक्षाओं पर हम लोग पूरी तरह से खरे उतर रहे हैं। जनता का सहयोग और एक तरह से सरकार के कार्यों पर सहमति की मोहर भी लगातार जितने भी चुनाव उत्तराखंड में अभी तक हुए, चाहे विधानसभा का चुनाव हो, चाहे लोकसभा का चुनाव हो, चाहे अन्य कोई भी चुनाव हो, पंचायतों के चुनाव हो, हरिद्वार का त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव हो और अब आगामी आने वाला ये जो हमारा निकाय के चुनाव है और जो उपचुनाव है, सभी में भारतीय जनता पार्टी को एक शानदार विजय की और हम जो विजय रथ है भारतीय जनता पार्टी का वो लगातार आगे बढ़ रहा है। और जिस तरह से कांग्रेस पार्टी अभी एक तरह से अनर्गल, क्योंकि ये झूठ की दुकान है, चलती फिरती झूठ की दुकान है और इनका केवल और केवल काम भ्रम का एक वातावरण इख्तियार करना और समाज के अंदर भ्रम फैलाना और ये लगातार एक बात का ढोल पीट रहे हैं कि सरकार डर के भय से, वो हार के डर से चुनाव नहीं करा रहे हैं। तो ये हार का डर तो कांग्रेस पार्टी को है, उसका अभी जीता जागता उदाहरण अभी हरियाणा में देख चुके हैं, जीता जागता उदाहरण अपना जम्मू और कश्मीर में देख चुके हैं, जहां तुष्टीकरण की राजनीति के चलते भी इनको कोई लाभ नहीं हुआ और 6 सीटों पर जम्मू कश्मीर में सिमट गए। हरियाणा में इतनी बुरी हार इनको देखनी पड़ी और जो वातावरण हरियाणा में था, अंतर कलह का वातावरण, उत्तराखंड में उसका 10 गुना 20 गुना अंतर कलह इनकी पार्टी के अंदर है। और हार का डर यदि किसी को है तो वो केवल वापस आते पार्टी को है। गिरिराज किशोर हिंदवान जी का रुख कर लेते हैं। गिरिराज जी,
क्या कुछ कहना है? यहाँ पर संजीव जी ने बहुत सारी बातें कही कि हार का डर तो आपको होना चाहिए, बीजेपी को काय का डर? यशी जी, ये नहीं सुधरेंगे। भाजपा जो शासित है प्रदेश में, हाँ जी, भाजपा जो इस नीचे नहीं समय ऊपर आ शासित है प्रदेश में, यशी जी, हम्म। इनको आम जन के जो सरोकार हैं उनसे कोई लेना देना नहीं है। आज अगर छोटी सरकारों का गठन नहीं हो पा रहा है और प्रमुख विपक्षी दल कांग्रेस उत्तराखंड में इस समय करण महाराज जी के नेतृत्व में अगर मुखर होकर इस बात को रख रही है कि आप चुनाव की तरफ जाए, छोटी सरकारों का गठन करें, तो आज स्थितियां ये हैं जो प्रवक्ता को भी सुन रहा था मैं, आपके भाजपा के प्रवक्ता, ये झूठों की जमात है यशी जी। आज जो स्थितियां इस प्रदेश में इन्होंने बना रखी हैं, आज अगर चुनाव की तरफ, अभी तक निकाय चुनाव की तरफ सरकार नहीं बढ़ पाई है, अब आप स्वयं सोचो यशी जी, 2023 दिसंबर में 2 दिसंबर को कार्यकाल खत्म हो जाता, कार्यकाल जो है समाप्त हो जाता है निकाय का, और ये लोग 6 महीने के अंदर एक अवधि होती है, विद इन 6 मंथ आपको जून तक समय होता है कि आपको चुनाव की तरफ बढ़ना है, निकाय चुनाव की तरफ। और सरकार जो है जून में अपने प्रशासकों की समय अवधि को बढ़ाने के लिए कोर्ट के पास जाती है, माननीय हाई कोर्ट के पास। माननीय हाई कोर्ट जो है एक सख्त टिप्पणी करते हैं और निर्देशित करते हैं सरकार को कि सरकार निकाय चुनाव की तरफ जाए, प्रशासकों की जो समय अवधि है उसको बढ़ाने की चेष्टा न करे। और आप स्वयं सोचो उसके बाद की जो स्थितियां हैं, अभी जो आहूत जो सत्र था गैरसैंण में 3 दिवसीय जो सत्र था आहूत, उस सत्र में मुन्ना सिंह चौहान जो इनके विधायक हैं और विनोद चमोली जो इनके विधायक हैं, एक क्रिएशन था यशी जी भाजपा, ये पूरी तरह से क्रिएशन थी। ये लोग ओबीसी आरक्षण पे बोले, 2 विधायक इनके, जो पूरे प्लान्ड वे में सारी चीजें निश्चित रूप से पूरी प्लानिंग के साथ भाजपा चल रही थी कि इसको लिंगर ऑन करना है, निकाय चुनाव को आगे बढ़ाना है। क्योंकि आज जो स्थितियां हैं, प्रवर समिति में गया हुआ है ओबीसी आरक्षण का जो मुद्दा है। और आप स्वयं सोचो, जब ये बात सामने आ रही है कि 1 माह का और समय प्रवर समिति को दे दिया गया है कि और इसको लिंगर ऑन करो, तो आज यशी जी इसके मूल में बात की, अगर निकाय चुनाव की तरफ सरकार नहीं बढ़ पा रही है तो यशी जी इसके मूल में जो कारण है वो कारण ये है कि आज भाजपा डरी हुई स्थिति में है, भयभीत है। आज ये स्वयं में सोच रहे हैं कि चुनाव अगर अभी हो जाते हैं निकाय चुनाव, तो निश्चित रूप से इनकी हार जो है वो उत्तराखंड का जनमानस वोट के रूप में इनको प्रतिशोध देगा। और वाकई आज जो लगता है यशी जी कि छोटी सरकारों का गठन न होना, जो छोटी सरकार जो होती है उसके लोकल जो इश्यूज होते हैं, चाहे निगम, नगर निगम हो, चाहे नगर पालिका हो, निश्चित रूप से वहां की जो लोकल बॉडी होती है, छोटी छोटी समस्याएं जो जनमानस की होती हैं, वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के पास नहीं जा पाते, वो अपने एमएलए के पास नहीं जा पाते हैं। अगर वो जाएंगे तो अपने नगर पालिका अध्यक्ष के पास जाएंगे, पार्षद के पास जाएंगे। छोटी छोटी समस्याएं, नाली की समस्या होती है, रोड की समस्या होती है, छोटी छोटी समस्याओं को लेके वाकई आज जनमानस निदान की तरफ नहीं है, आज वो परेशानी वाली मुद्रा में है। और निश्चित रूप से वो वेट एंड वॉच की स्थिति में है कि कब ये निकाय चुनाव सामने आए। और आज जो मुखर होके करण महाराज जी के नेतृत्व में हम लोग अगर वाकई आज कोशिश कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं कि आज सरकार इनिशिएटिव ले, वो प्रवर समिति बार बार जो बात लेके आ रहे हैं लिंगर और ये क्रिएशन का है। भाजपा जो आज भाजपा ने स्थितियां बना रखी प्रदेश की, आज देहरादून जो दून स्मार्ट सिटी के नाम पे आज जो स्थितियां हो रखी हैं, सैकड़ों करोड़ रुपए आ चुका है ये सिटी देहरादून में, दून स्मार्ट सिटी के नाम पे उसकी बंदरबांट चल रही है। आज समूचे इनके कैबिनेट जो है, समूचे मंत्री समूचे इनके विधायकगण सारे उस बंदरबांट में शामिल हैं। भ्रष्टाचार में लिप्त ये सरकार है। और इनके जो धाकड़ धामी जो मुख्यमंत्री है भाजपा के, वो लगातार ये कह रहे हैं जीरो टॉलरेंस की सरकार, भ्रष्टाचार मुक्त हमने प्रदेश दे दिया है। लेकिन स्थितियां ऐसी बनी हुई है कि आज उदाहरण ये है कि कैबिनेट मंत्री, ठीक है गिरिराज जी वापस आते हैं, पीसी थपलियाल जी का रुख कर लेते हैं। थपलियाल जी क्या कुछ कहना चाहते हैं? इसके बाद में दीपक जी आपके पास आते हो। देखिए, घर में जब बच्चा होमवर्क ठीक समय पे नहीं करता है
तो माँ बाप उसको नालायक बच्चा की कहते हैं कि मेरा बच्चा नालायक है। इसी तरह से जब हम अपनी सरकार को काम करते हुए नहीं देख पा रहे हैं, तो उसके बचाव के लिए भारतीय जनता पार्टी का प्रवक्ता उसी तर्ज में कह रहे हैं कि वो अध्ययन कर रहे हैं। जिस तरह से बुद्धू बच्चा अपने आगे किताब रखकर और कहता मैं किताब पढ़ रहा हूं, वही स्थिति आज भारतीय जनता पार्टी की जो अयोग्य सरकार हमारे ऊपर थोपी गई है उसकी है। वो कार्य को चाहे यूनिफॉर्म सिविल कोड हो, वहां भी बोलेगी अध्ययन। 2-3 साल से अध्ययन ही चल रहा है। उसके बाद क्या बना के पेश किया है हम सबको पता है। स्मार्ट सिटी के मामले में जिस तरह से यहाँ पे कुव्यवस्थाएं चल रही हैं सबको पता है। सैन्यधाम किस तरह भ्रष्टाचार के आतंक में डूबा, और उसके बाद विजिलेंस जज ने जब कोर्ट ने ये बोला कि भाई इस मंत्री को, वो मंत्री आज बददस्तूर कायम है गद्दी पे। जैसे बैकडोर एंट्री वाले भी बददस्तूर बहुत बड़े ताकतवर बन जाते हैं। जिसपे भ्रष्टाचार का आरोप लगता है वो रावणी शक्ति धारण कर देता है इस सरकार को। नमो सरकार, ये नमो सरकार जो ऊपर छोटी सरकार के लिए कुछ नहीं है, लेकिन सबसे बड़ी समस्या ये है कि छोटी सरकार के चुनाव में इनकी हकीकत पता लग जाती है, क्योंकि विधानसभा और संसदीय चुनाव मैनेज करना ये सीख गए। कोई माइकल लाल ऐसा नहीं है जो इनको हरा दे, जिस तरह से हमने देखा है इतने असंजय। मैं समझ गया। तबलिया जी, आपको यहाँ पर रोकना चाहेंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है और बात कर रहे हैं जहां एक और निकाय चुनाव लगातार डाले जा रहे हैं, प्रशासकों का कार्यकाल बढ़ाया जा रहा है। इसको लेकर विपक्ष कई सवाल खड़े कर रहा है। साथ ही साथ डीपीआर से छेड़छाड़ को लेकर भी खुद बीजेपी के विधायक विनोद चमोली ने आरोप लगाए हैं। आज इस मुद्दे पर बातचीत कर रहे हैं मेहमान लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। दीपक मलिक जी का रुख कर लेते हैं। दीपक जी, कैसे देख रहे हैं निकाय चुनाव में? एक तो देरी हो रही है, ऊपर से डीपीआर से छेड़छाड़ के आरोप खुद विनोद चमोली जो कि बीजेपी के विधायक हैं उन्होंने लगाए हैं। पहले तो आप सभी को विजयदशमी की, दुर्गा पूजा की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सबका जीवन खुशहाल हो, यही ईश्वर से कामना करते हैं। जहां तक जी स्मार्ट सिटी बोले, ये कब से चल रहा है, कैसे चल रहा है, सबके सामने है। मीडिया चिल्ला चिल्ला करके, लिख लिख के हिम्मत टूटी नहीं, ये डेमोक्रेसी के लिए बहुत बड़ी बात है। लेकिन जिनको शर्म आनी चाहिए उनको कोई शर्म नहीं है। ये एक बात बताइए, स्मार्ट सिटी वो कांग्रेस बनाए, बीजेपी बनाए, यूकेडी बनाए, सपा बनाए, कोई भी बनाए, किसी भी स्टेट के लिए बहुत बड़ी चीज होती है। आज तक स्मार्ट सिटी का क्या स्वरूप होगा, ये जनता के सामने आज तक रखा नहीं है। शुरू से आज तक केवल ये अभी तक जो मैंने पीछे सुना था 1200 करोड़ आए हैं, कहीं 1600 होता है, कहीं पर 800 करोड़ होता है। जितना भी आया है माल बहुत मोटा आया है। स्मार्ट सिटी के नाम पर क्या हो रहा है? दुकानों के बोर्ड बदलना, दीवारों पर रंगाई पुताई। जो शहर में देहरादून जो है, ये दून वैली, इसका पारिस्थितिकी तंत्र जो है एक अलग माना जाता है। दून वैली, ये वैली है, यहां पर बरसात ज्यादा होती है। यहाँ का ड्रेनेज सिस्टम पहले से भी कोई बहुत अच्छा नहीं था, लेकिन यहाँ पर नेचुरल ड्रेनेज सिस्टम बहुत अच्छा रहा, जिससे कि बरसात का पानी नहीं रुकता था। लेकिन क्या किया गया है, जितने नाले हैं शहर के उन सबको छोटा करके, साइडों में दीवारें बना करके छोटा कर दिया, ऊपर से उनके ऊपर फुटपाथ बना दिए। हर 10 मीटर 20 मीटर पर एक जाल दे दिया चैनल उनकी सफाई के लिए। अरे भाई, उससे क्या नाले साफ होंगे? जो शहर में 1-2 जगह पर पानी भरता था, पिछले 2-3 सालों से शहर में ऐसे इतने सारे पॉइंट्स बन चुके हैं कि जिनमें बरसात में कार चलाने का मतलब ये है कि अगर कार आपकी फंस गई तो उसका इंजन कम से कम भी 1 लाख से 3 लाख रुपए तक मांग डालेगा आपसे। और बाइक वाले तो बेचारे रोज गिरते हैं, क्योंकि मेरा तो पेरेंट्स के साथ में भी बहुत नाता रहता है। बच्चे स्कूल कैसे जाएं जो पैदल जाते हैं? पानी भरा पड़ा है आईएसबीटी पर, बुरे हाल। आईएसबीटी से लेकर के निरंजनपुर में जो आईटीआई है, मैंने वहां तक पानी भरा हुआ देखा। अरे क्या हो रहा है? किसी को कोई शर्म लाज नाम की चीज नहीं है। क्या हो रहा है?
अरे भाई ये ठीक है, सत्ता आपने बना ली, सत्ता बनाई है, वो बन गई। अभी हमारे माननीय वर्मा जी का कहना था कि जनता ने हमें आशीर्वाद दिया है। अरे यार, आशीर्वाद है या जुगाड़बाजी है ये तो जनता भी जानती है, आप भी जानते हो। ये क्या कर रहे हो? उसका मतलब ये नहीं हो गया कि आप काला करेंगे सफेद करेंगे उसके ऊपर मोहर लग गई। सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है, अपने आप से पूछिए कि क्या चल रहा है यहाँ पर। अगर अंतरात्मा जिंदा है तो मुख्यमंत्री जी भी खुद सोचें, ये जो नाले कवर कर दिए हैं फुटपाथ बना बना करके, क्या ये स्मार्ट सिटी चल रही है? बोर्ड लगाना, दीवारें पोत देना, ये स्मार्ट सिटी हो गई? क्या चल रहा है शहर में? इतने इतने बड़े गड्ढे। हम तो, मेरा जो रूट पड़ता है यहाँ से चलते हैं, सब्जी मंडी का क्रॉसिंग पार करते ही भयंकर गड्ढा आता है, उससे आगे चलते हैं फिर पटेल नगर में आता है, फिर माता वाले बाग पर आता है गड्ढा, फिर आगे चलिए जहां पुराना अड्डा होता था उससे और प्रिंस चौक के बीच में तो ऐसा गड्ढा है कि कोई अनजान आदमी वहां से जा रहा होगा, सर हाथ पैर टूटने, उसकी बाइक पलट जाए, स्कूटर पलट जाए, कार पलट जाए। चलो ये भी अच्छा है, हॉस्पिटल है, उनका भी तो खर्चा निकलना चाहिए किसी बहाने। कुछ तो सोचिए, क्या ये स्मार्ट सिटी है? अब जैसे कि विनोद चमोली जी ने बोला, माननीय विधायक जी ने, क्योंकि मेरे क्षेत्र के भी वो विधायक हैं, मैं पर्सनली भी जानता हूं, बहुत मुखर हैं, लेकिन इतना मुखर रहना राजनीति में कल को हो सकता है कि पीछे से उनकी भी क्लास लग जाए कि यार ये क्या बोल रहे हो, जनता में सरकार की खिलाफत कर रहे हो। अरे भाई, ये सरकार की खिलाफत नहीं है, जनता की आवाज है, और एक जनप्रतिनिधि होने के नाते चाहे वो पक्ष से हो विपक्ष से हो, सबकी जिम्मेदारी बैठती है ये बोलना। अगर अधिकारी डीपीआर से हट करके काम कर रहे हैं, इतनी उनकी मजाल है, अगर उतनी मजाल है तो ये तो समझिएगा भ्रष्ट अधिकारी मिलकर के सरकार को चला रहे हैं, और सरकार उनकी एक एफआईआर लॉन्च नहीं कर रही है अब तक। अगर जांच करा दीजिए जिस जिसके इसमें स्मार्ट सिटी के कामों में साइन है, चाहे वो जनप्रतिनिधि हो चाहे वो कोई बाबू हो, इनके परिवारों की संपत्ति चेक कराइए, पता चलेगा। दीपक जी वापस आते हैं, जवाब ले लेते हैं संजीव जी से। संजीव जी, बहुत सारे आरोप यहाँ पर दीपक मलिक जी ने लगाए हैं, क्या कुछ कहना? स्मार्ट सिटी के दावे किस तरीके से धरातल पर खोखले साबित हो रहे हैं? चला रहे हैं क्या, जो उनकी जिम्मेदारी डिसाइड हो रही है? ठीक है दीपक जी, सोचने वाली बात है, डेमोक्रेसी में दीपक जी लोकतंत्र सोचकर देखिए। ठीक है दीपक जी, रुकिएगा प्लीज। संजीव जी देखिए, सरकार अपनी तरफ से बेहतरीन काम कर रही है, सरकार अपनी तरफ से बेहतरीन काम कर रही है, किंतु जो भी अधिकारी सरकार की नीतियों में, सरकार के योजनाओं परियोजनाओं में पल्लिता लगाने का काम करेंगे, उनको बड़ी कार्यवाही के लिए भी तैयार रहना हो। और जिस तरह से अभी हमारे माननीय विधायक जी के द्वारा एक डीपीआर के साथ छेड़छाड़ की बात हुई है, तो उसकी यदि उसकी जांच कराई जा रही है, और जहां पर भी यदि किसी प्रकार का इस तरह का कोई कृत्य निकल कर आता है, तो जो भी अधिकारी उसके अंदर जिम्मेदार पाए जाएंगे, उनके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। कोई किसी भी अधिकारी कर्मचारी को ये कतई अधिकार नहीं है, वो सरकार के जो हमारे कार्य हैं उसमें किसी भी प्रकार का कोई पल्लिता लगाए सरकार, क्योंकि कोई भी यदि अधिकारी कोई काम में लापरवाही करेगा या किसी भी प्रकार का कुछ गलत करेगा, तो सीधा सीधा उंगली सरकार के ऊपर उठती है। और सरकार अपनी तरफ से पूरी पारदर्शिता के साथ काम कर रही है। देखिए, जो भी अधिकारी कर्मचारी इसके लिए दोषी पाए जाएंगे, उनके ऊपर कठोर से कठोर कार्रवाई होगी। संजीव जी, आखिर कब तक हम लोग ऐसे ही आरोप लगाते रहेंगे, और कैसे आप हमेशा यही कहते रहेंगे कि जो निश्चित तौर पर अधिकारी हैं उन पर कार्रवाई की जाएगी, जो जिम्मेदार हैं उन पर कार्रवाई की जाएगी? कार्रवाई किस पर होती दिख रही है? आप छोटी छोटी मछलियों को पकड़कर जेल में डाल देते हैं, और जो बड़े भ्रष्टाचार कर रहे हैं उनका क्या? उनकी जवाबदेही कौन देगा? उसका तो कोई जवाब ही नहीं है किसी के पास। देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, संजीव जी, ये एक बहुत बड़ी महत्वाकांक्षी परियोजना है स्मार्ट सिटी,
और इसके लिए देखिए, मेरी ठीक ठाक बजट आपको दिया गया है, उसके बावजूद इतनी कमियां, इतनी खामियां, इतनी दुर्दशा क्यों, और वो भी देहरादून की? आप मेरे को बोलने का अवसर देंगे तो मैं जरूर बताऊंगा। संजीव जी देखिए, मैं आपको बोलने का पूरा अवसर दे रही हूँ, लेकिन फिर गलत बात भी तो नहीं सुन पाऊंगी ना मैं अपनी बात रखती हूँ ना, मैं अपनी बात रखता हूँ, मैं आपकी बात का जवाब दे रहा हूँ। देखिए, स्मार्ट सिटी की बात आती है, माननीय प्रधानमंत्री जी का ड्रीम प्रोजेक्ट है, और माननीय प्रधानमंत्री जी के ड्रीम प्रोजेक्ट में मैंने पहले भी कहा, जो भी पलीता लगाने का काम करेगा या जो भी उसके अंदर लापरवाही करेगा या जो भी अव्यवस्था फैलाने का काम करेगा, उसको दंडित होना ही होना पड़ेगा, क्योंकि हम किसी भी प्रकार से योजना को किसी भी प्रकार से डिरेल नहीं करना चाहेंगे। आप ये देखिएगा, आप आज जो स्मार्ट सिटी है, आज से 5 साल 6 साल पुराना देहरादून का स्वरूप देखिएगा। यदि आपके पास कोई पिक्चर हो तो आप उसको भी देखिएगा। आज जो हमारी स्मार्ट सिटी है उसको भी देखिएगा। स्मार्ट सड़कें हैं, स्मार्ट पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर है, सब कुछ बेहतरीन बन गया है। स्मार्ट टॉयलेट है, स्मार्ट वाटर ATM है, और तमाम जितने, चाहे पार्क की बात करें, चाहे सड़कों की बात करें, चाहे मार्केट की बात करें, चाहे एक रूपता की बात करें, और चाहे पूरे शहर भर में जो स्मार्ट ट्रैफिक सिग्नल्स हैं, हम और पूरा शहर में जो हमारी बिजली की और टेलीफोन की वायर्स थी, जो खंभों पे ऐसी झालर लटकी रहती थी, आज पूरे शहर की इलेक्ट्रिफिकेशन अंडरग्राउंड हो चुकी है। आप कहीं की भी उठा के देख लीजिए, जो एक वाटर ड्रेनेज सिस्टम था वो पूरी तरह प्रॉपर हो गया है। केवल एक कमी है, उस कमी को भी मैं छुपाऊंगा नहीं, उस कमी का भी मैं उल्लेख कर रहा हूँ। वो जो कमी एक रह गई है वो है केवल और केवल डीप सीवरेज। क्योंकि डीप सीवरेज, आप ये देखिए, जब पुरानी कभी सीवर लाइन्स यहाँ पर पड़ी होंगी, उस समय जो देहरादून की जो हमारी आबादी थी, आज वो आबादी 10 गुना 20 गुना बढ़ चुकी है। लगभग 20-40 साल पहले वो सीवर लाइनें डली होंगी। तो वो तमाम जो पुरानी सीवर लाइन्स हैं उनको एक तरह से प्रतिस्थापित किया जा रहा है, उनको पूरी तरह से। संजीव जी, इस 1 घंटे की डिबेट में जितना आपने यहाँ पर ये खूबियां गिना दी हैं, उतनी धरातल पर नजर नहीं आती हैं। रुक जाइएगा आप। गिरिराज किशोर हिंदुवान जी, गिरिराज जी रुकिए संजीव जी, रुक जाइए, काफी वक्त आपको मिल गया है अपनी बात रखने का, प्लीज रुक जाइए जरा। गिरिराज जी, अपनी बात को पूरा करिए आप। देहरादून आइए और देहरादून आकर आप स्वयं, अरे जो लोग देहरादून में रह रहे हैं वही त्रस्त है, मुझे क्यों बुला रहे हैं आप वहाँ? मैं भी वहां पर आकर त्रस्त हो जाऊं? जो रह रहे हैं वो अपना ढिंडोरा पीट तो रहे हैं, बता तो रहे हैं कि क्या कमी है। मैं आकर क्या कर लूंगी? मुझे अलग चश्मे से दिखाई पड़ेगा क्या कुछ? सर, जिस दिन बरसात होगी उस दिन बुला लेंगे, आप भी साथ आना। अगर जरूरत पड़ती है तो लेकर जाइए भाई। दीपक जी, आप तो वहीं रह रहे हैं तो आप लेकर जाइए उनको। से कहिएगा कि एक बोर्ड का ये दिल्ली नहीं है श्रीमान जी, ये दिल्ली नहीं है जो बोर्ड की आवश्यकता पड़ेगी यहाँ पर। गिरिराज किशोर हिंदुवान जी, अपनी बात को पूरा करिए। संजीव जी बस करिए। अच्छा, दिल्ली नहीं है, उत्तराखंड में भी कौन सी बड़ी आपने व्यवस्थाएं करके रखी वो दिख रहा है। गिरिराज जी, यशी जी, मैं जो क्लेरिफिकेशन सभी सुन रहा था, भाजपा के प्रवक्ता जो क्लेरिफिकेशन स्पष्टीकरण दे रहे हैं, मेरे भाई क्लेरिफिकेशन नहीं दे रहा था, मैं वास्तविकता बता रहा था। वो अपनी खूबियां बता रहे थे, स्पष्टीकरण नहीं था, वो उनकी खूबियां थी, उनकी सरकारी। आप केवल संजीव जी, आप बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं कि मुझे बीच में इंटरप्शन पसंद नहीं है। आई रियली डोंट लाइक इट, प्लीज। संजीव जी, इनको क्या चुप कराइए? संजीव जी, मैंने ये क्वेश्चन गिरिराज किशोर जी से पूछा है तो उनको ही जवाब देने दीजिए। रुक जाइए, आपने ठीक ठाक टाइम ले लिया है, थोड़ा सा विपक्षी दलों को भी बोल लेने दीजिए। शासित है, ये संवेदनहीन हो चुकी है। सुन लीजिए, अपने जो इमोशंस हैं, सेंटिमेंट्स हैं, जिनको लिए हुए इनको जनमानस के बीच में होना चाहिए था। अच्छा गिरिराज जी, आप मुझे एक बात बताइए,
इतनी आज जो समस्या स्थिति है- देहरादून में है। एक सेकंड रुकिएगा, फिर अपना वक्तव्य रखिए। पहले मेरा सुन लीजिए, पहले मेरी बात सुन लीजिए। अगर इतनी समस्या देहरादून में है, इतनी ही प्रॉब्लम है, तो आप लोग केदारनाथ जाकर क्या यात्रा करके आए? थोड़ी यात्रा इधर भी कर लीजिए, देहरादून में भी। हाँ, या जहाँ चुनाव होंगे या जहाँ पर राजनीतिक फायदा होगा, हम वहीं जाएंगे। इनको चुप करिए। मजबूत विपक्ष तो तब होता है ना जब मजबूत विपक्ष। एक सेकेंड संजीव जी, आपका नाम गिरिराज किशोर हिंदुमान तो है नहीं। संजीव जी चुप जाइए। संजीव जी प्लीज, संजीव जी प्लीज, दिस इज नॉट द राइट बिहेवियर यू आर डूइंग। संजीव जी प्लीज, आई एम वार्निंग यू, प्लीज। आई रियली डोंट लाइक इट। सनातन के नाम पे ब्रह्मास्त्र है इनके पास। एक बात बताइए सनातन सर, एक बात बताइए, आज कांग्रेस नहीं, हिंदू मुस्लिम तो चलिए जो चल रहा है बढ़िया है, चलता रहे, पब्लिक को भी एंटरटेनमेंट थोड़ा चाहिए। वॉल्यूम बढ़ाइएगा प्लीज। अगली बार एक कोई साधु जी, अगली बार जब कभी होगा कोई अपना डिबेट ना, एक मौलाना जी और एक साधु जी को भी बुला लेंगे, पब्लिक सारी जरूर बुलाना चाहिए। सर स्मार्ट सिटी तो भूल ही जाएंगे, फिर तो हम भी उनके मजेदार डायलॉग सुनेंगे। यशी जी, आज मलिक साहब जितनी बात रखे, अभी जितनी बात उन्होंने रखी स्मार्ट सिटी के बारे में, जितनी बात रखी उसका जवाब आप बाद में देते रहिए। आज वाकई मैंने जो सवाल, ये सारी चीजें विजिबल है। देखिए मैं, आप सुनिए ना गिरिराज जी, मुझे इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि आप संजीव जी की बात का कितना जवाब देते हैं। मुझे इस बात से फर्क पड़ता है, मैंने जो आपसे पूछा उसका जवाब दीजिए पहले तो। जहां राजनीतिक फायदा होगा यात्रा वहीं निकलेगी, जहां चुनाव होंगे वहीं आपका, वहीं के लोगों का दुख दर्द आपको नजर आएगा। सुन लीजिएगा करण महाराज जी के निर्देशी जी, मुझे बोलने का मौका देंगे आप। अगर सिर्फ संजीव वर्मा को आपको बुलवाना है और झूठों की जमात को अगर आपको केवल बुलवाना है डिबेट में, तो छोड़ दीजिए, मैं बाहर हो जाता हूँ। इन्होंने बना रखी है। मुझे ना ये मत बताया करिए, मैं सबको प्रॉपर उतना ही टाइम देती हूँ। और संजीव जी प्लीज, आपको मैं 1000 बार कह चुकी हूँ कि अब आपका नाम जब लिया जाएगा आप तभी अपना वक्तव्य रखेंगे। प्लीज संजीव जी को म्यूट कर दीजिए अदरवाइज। यशी जी, आज संवेदनहीन अगर इस सरकार को मैं बता रहा हूँ, छोटी सरकारों का गठन न करना, निकाय चुनाव की तरफ न जाना, एक वर्ष का पूरा समय हो चुका है, समय अवधि हो चुकी है। वो छोटी सरकारें वाकई जो जिससे लाभ मिलता है, छोटी छोटी जो नगर पालिका हो, नगर निगम हो, जो कम्युनिटी होती है, जो मास वहां वास करता है, उसकी छोटी छोटी समस्याओं का निदान पार्षद करते हैं, नगर पालिका के अध्यक्ष करते हैं, निगम के अध्यक्ष करते हैं, या चैनल पे बैठ के हंसते हैं इनके प्रवक्ता। आज इनको कहीं सेकंड नहीं है कि 1 साल हम लोग लिंगर ऑन कर चुके हैं, सारी क्रिएशन इनकी है। 2 विधायकों को ये बुलवा के मुन्ना सिंह चौहान और विनोद चमोली को जो आउट सत्र था 3 दिवसीय भरारी शरण में, वहां पे क्रिएशन इनकी थी कि ओबीसी आरक्षण को लाइए, बोलिए प्रवर समिति को भेजिए। आज 1 वर्ष का और 1 माह का अभी इन्होंने प्रवर समिति को समय दिया है। स्वयं सोचिए ये कहां ये सरकार लेके जा रही है प्रदेश को। और आज दून स्मार्ट सिटी के बारे में जितनी बातें रखी है मलिक साहब ने, मैं संबद्ध करता हूं उससे अपने आप को। और वाकई आज जो केवल वॉल पेंटिंग के अलावा सैकड़ों करोड़ रुपए जितना आ चुका है, उसमें सिर्फ वॉल पेंटिंग दिख रही है शहर में। बाकी ड्रेनेज सिस्टम जो है पूरी तरह से, आज जितना भी बरसात का जो समय था, कुरूपता ही पसंद है क्या? सारा ड्रेन सिस्टम आपको संजीव जी, आप लोगों ने प्रदेश की जो स्थितियां बना रखी है, आपकी उपलब्धि है कि 9 पर्वतीय राज्यों में आप पहले पायदान पे महिला अपराध के क्षेत्र में इस प्रदेश को लेके आते हैं। आपने महिला अपराध के क्षेत्र में इसको जननी बना दिया। थपलियाल जी, बलात्कार में सुनिएगा, बलात्कार में होना चाहिए था, महिलाओं के साथ जो बलात्कार हो रहे हैं, आपकी तरह अवैध खनन होना चाहिए था, आपकी तरह अवैध जो आबकारी का धंधा आप लोगों ने डेनिस का चला रखा था, वो होना चाहिए था। गिरिराज जी 1 सेकंड रुकिए जरा, गिरिराज जी होल्ड ऑन, गिरिराज जी 1 सेकंड रुकिए। संजीव जी, मुझे आपको कितनी बार बोलना पड़ेगा कि आप बीच में इंटरप्ट मत करिए? वही होना चाहिए था क्या? कष्ट झेल रहा है और आप लोग जो है वाकई बंदरबाट किए जा रहे हैं। दून स्मार्ट सिटी के नाम पे जो पैसा आपके पास पहुंच रहा है, ये स्थिति आपने प्रदेश की बना रखी है। ठीक है थपलियाल जी, देखिए ये लोग समझ रहे हैं कि हमसे बहुत बड़ी गलतियां हो गई हैं और मिसमैनेज हो गया स्मार्ट सिटी। और स्मार्ट सिटी आज डर्टी सिटी के नाम से फेमस हो चुकी है। और इसमें जो खुद के इनके जो पूर्व
नगर पालिका चेयरमैन रहे हैं विनोद चमोली जी, वो साफ कह रहे हैं कि क्या कारण है, कैसे वर्तमान मेयर ने डीपीआर को अनदेखी करके किस तरह से एक पूरे जो एक महत्वपूर्ण था हमारा परेड ग्राउंड, उसका कत्ल किया है इन लोगों ने स्मार्ट सिटी के नाम पे। तो वो बहुत बड़ी सवाल आज इनके आगे खड़ा है। इसलिए ये निकाय चुनाव में सबसे महत्वपूर्ण है नगर निगम देहरादून, और वहां ये हार देख रहे हैं। तो अभी इन्होंने उसका तोड़, ये इस समय जो डिले कर रहे हैं, ये डिले इसलिए नहीं हो रहा कि अधिकारी डिले कर रहे हैं। ये राजनीति जो चुनावी दल है, ये हमेशा जिसका हमेशा ध्यान कार्यकर्ता से लेकर प्रधानमंत्री तक केवल चुनाव चुनाव चुनाव, और उस चुनाव में जो ये नीचे के चुनाव हैं, छोटे चुनाव, इसमें आदमी सीधा नंगा होता है, क्योंकि नगर निगम के और नगर निकाय के जो चुनाव होंगे वो डायरेक्ट होते हैं, और डायरेक्ट होने में ये उसको मैनेज नहीं कर पाते। तो मैनेज न कर पाना माने इनकी हार सभी नगर निगम और नगर निकाय में निश्चित है। तो उसके लिए ये तोड़ ढूंढ रहे हैं, जैसे देहरादून में इन्होंने तोड़ ढूंढ ली कि देहरादून को ओबीसी करो। आज जो वर्मा जी बोल रहे थे, हो सकता है ये भावी मेयर हो इस देहरादून के, ये ओबीसी के माध्यम से चुनाव लड़ेंगे। हमारे जो आपने देखा होगा, जो अभी अशोक वर्मा जी बात कर रहे थे। जो दूसरी चीज ये है कि जो पंचायत चुनाव होते हैं जिला पंचायत के, उसमें ये मैनेज कर जाते हैं। अगर इनके, आपने हरिद्वार में भी देखा था कि कांग्रेस के पंचायत में बहुत ज्यादा जीते थे, लेकिन इन्होंने धन बल के आधार पे अपना सबको खरीद दिया और अपना पंचायत का चेयरमैन बना दिया। वो मैनेज कर जाएंगे, ये धन बली है, इनके पास खूब संपदा है, लेकिन इनकी परेशानी नगर निगम और नगर निकाय है, और वही कारण है कि ये घबरा रहे हैं चुनाव कराने में, और ऊपर से केदारनाथ का चुनाव। तो ये जो संकटकालीन स्थिति इन निकम्मे लोगों की हो गई है, वो आज बाधा बन रही है इन तमाम चुनाव में, और उसको ढीले की तो कोई शर्म नहीं होती। ये कुछ भी कर सकते हैं, क्योंकि इनके पास एक समृद्ध राजा है, जिस राजा की बदौलत इनको वोट मिलती रहती है। आज देहरादून या उत्तराखंड में कोई व्यक्ति, कोई नेता ऐसा नहीं है जिसके बूते इनको वोट मिल सके, इंक्लूडिंग मुख्यमंत्री। वो भी भ्रष्टाचारियों के बीच में आतंक डूबा हुआ है। उधर ऑर्डर मिलता है विजिलेंस का कि भाई फलाने भ्रष्ट को बाहर करो, नहीं कर पाते। तो ये जो स्थिति है, जिस तरह हम 500 करोड़ का घोटाला हमने एनएच में देखा, जिस तरह से सैन्य दाम में घोटाला देखा, जिससे नगर निगम में घोटाला देखा 85 करोड़ का, वो सब जनता जानती है। और इसलिए ये बेशरम लोग एक टैक्टिक्स अपना रहे हैं कि किस तरह से लोगों को गाली दे देकर, व्यक्तियों को निकम्मा बोलकर, क्या आप देखिए ना कहां से कहां ले जा रहे हैं उस पार्टी को, जो पार्टी इस देश की स्वतंत्रता के लिए लड़ी है, उसको मुस्लिम नहीं बता रहे। देखिए आप, खुले आप, कोई शर्म नहीं। तो ये अपना पक्ष, अपना जो विश्लेषण है वो रखना नहीं है, लेकिन दूसरों को नीचा दिखाना है। ये है राजनीति। अब देखो अरे भाई, छोड़ दिया, मैं उत्तराखंडी हूँ, मैं दलाल नहीं हूँ मिस्टर, दलाल नहीं हूँ, मैं उत्तराखंडी हूँ। अब मुझे चिंता है, ये राज्य हमने 42 सांसदों के बाद दिया है, और ऐसे लोगों के हाथों सौंप दिया है जिनके लिए राजनीति मजाक बनी हुई है, मजाक बनी हुई है राजनीति। दीपक मलिक, देखिए, जहां तक बात की जाए स्मार्ट सिटी, इस वर्ड से ना बहुत एक उम्मीदें होती थी कि देहरादून हमारा स्मार्ट सिटी। पहले इसके लिए जो बातें चलती थी कि कुछ एरिया को एक्वायर किया जाएगा, वहां पर स्मार्ट सिटी बनेगी, जैसे कि प्रेमनगर टी स्टेट हो गई इधर, लेकिन वो प्रोग्राम फिर रह गए। कहा कि सिटी में ही पैसा लगेगा, ये स्मार्ट सिटी बनेगी। चलिए, वो भी अच्छा है, लेकिन जिस तरीके से स्मार्ट सिटी के पैसे का दुरुपयोग किया गया, भ्रष्टाचार ही भ्रष्टाचार। और उस पर मुझे वर्मा जी से ये पूछना है, अभी तक एक अधिकारी के अगेंस्ट में इंक्वायरी सेटअप, और इंक्वायरी सेटअप तो छोड़िए, चोरों की इंक्वायरी डाकू करते हैं लोकतंत्र में। छोटे अधिकारी को बचाने के लिए बड़े अधिकारी, यानी जो नीचे लाखों कमा रहा है ना, करोड़ों वाला, मोटा पेट वाला, वो उसकी करता है। फिर भी अगर गलती से कुछ आ गया, हाँ कोई बात नहीं, हम भ्रष्टाचारियों को छोड़ेंगे नहीं। फाइल उठाई, चट्टे में नीचे लगा दी, पुरानी भी लगाई, बड़ा मोटा चट्टा भ्रष्टाचार का। कोई बात नहीं, अधिकारी और जनप्रतिनिधि
मिल बांट करके खा रहे हैं। अभी माननीय थपलियाल जी ने जैसे बोला, एक जनप्रतिनिधि के ऊपर बड़े भारी भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं, संपत्ति पता नहीं कितनी जोड़ डाली। विजिलेंस कह रही है कि इनको हटाइए, कई बार मांग उठ रही है उन पर मुकदमा कायम करने की, गवर्नमेंट उसके लिए इजाजत नहीं दे रही अभी तक। बल्कि जिस एडवोकेट ने ये डिमांड उठाई थी उसको तड़ी पार कर डाला गया। सोचकर देखिए कितनी भयावह स्थिति है इस डेमोक्रेसी में। और जो ये प्रवक्ता लोग आते हैं ना, इनके हाथ में क्या होता है, अगर इन्होंने एक लाइन भी पार्टी लाइन से हटकर बोल दी ना। ठीक है, देखते हैं इसका स्मार्ट सिटी का क्या होना है, निकाय चुनाव आखिर कब तक होते हैं। शुक्रिया आप सभी का चर्चा में शामिल होने के लिए। और देवभूमि के दंगल में बात कर रहे थे निकाय चुनावों को लेकर। आपको बता दें कि लगातार आड़ जो है वो बढ़ती जा रही है, विपक्षी दल लगातार सवाल खड़े कर रहे हैं, तो स्मार्ट सिटी के दावों को भी पोल खुलती हुई नजर आ रही है। और